अच्छा बच्चों, last time we left in the middle of the review of metabolism of proteins. Meanwhile, successfully you guys have completed the chemistry of proteins. ठीक है? और इस सारे सिनेरियो की जो बेनिफिट है वो ये है कि नाउ यू विल बी अंडरस्टैंडिंग immediately after this के what we are going to talk about further on the metabolism. लास्ट टाइम हमने सारे आपको प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स बता दिए थे, ठीक है, उनका एक्शन बता दिया था, उनकी कन्वर्जन बता दी थी, ठीक है, एंड नाउ दैट इज द पार्ट ऑफ द डिग्रेडेशन, ठीक है. Let's go to the absorption. ठीक है. First thing that you need to know about your absorption, that where is the site of absorption? Site of absorption is obviously is jejunum. ठीक है, jejunum. अब jejunum में जो ये absorption होनी है, ये किस तरह होनी है और किस तरह क्या-क्या इसके complications भी हैं और क्या-क्या इसका pathway. You need to remember, beta, clinical point, a very important clinical point you need to remember, that is that there is a portal circulation. There is a term called as portal circulation. I hope कि आप लोगों को वो anatomy में पढ़ाई जाए and you can correlate this thing. Any circulation that passes through liver is called a portal circulation. ठीक है. So proteins, they go through a portal circulation. अब वो portal circulation क्या होगी? That would be a form of circulation कि जब proteins ने absorb होना है, यानी amino acids में convert होके simplest form में convert होके intestinal lumen से absorb होना है, and they will shift into the blood, and from that particular point they will directly go into the liver. So this is the circulatory pathway of proteins to go inside a human body. अब why that is important to tell you, because हमने आपको जब अमाइनो एसिड वो फैटी एसिड्स की भी absorption बताई थी, तो हम लोगों ने आपको बताया था कि they go through a lymphatic channel. Now they go through the portal channel. ये question भी है. One of the diseases that comes across, that is ascites. पेट में पानी पड़ जाना, ascites. ascites के अंदर भी एक large quantity of amino acids होते हैं और body deficient of amino acids होती है, उसकी वजह से body में भी osmolality भी कम हो जाती है. So that is obviously आप लोगों से शायद ये question आए, मगर MBBS एंड पे तो ये काफी important question है, मगर आप लोगों को मैंने एक बात. अच्छा जी, there is a difference in the rate of absorption. MCQ आता है from intestine into of the two isomers. ठीक है, एक है L amino acid और L peptides absorb rapidly, then D isomers and absorbed active transport systems. ठीक है जी. अभी आप लोगों ने प्रोटीन केमिस्ट्री पढ़ी है, आपने प्रोटीन की आइसोमेरिज्म वहां पे पढ़ी होगी, ठीक है. सो द डी फॉर्म इज मतलब द एल फॉर्म इज मोर रैपिड रादर देन द डी फॉर्म ऑफ इट, और दे विल गो थ्रू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. जब मैंने आपको सेलुलर ट्रांसपोर्ट के चैप्टर पढ़ा रहा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि there is a term called as symportism. That is an active pump और active ये जो आपके मिनरलो कंटेंट्स है, आपके एक्टिव पंप है डिपेंडिंग, जैसा सोडियम पोटेशियम है, इसके अंदर मॉडल चल रहा होता है और एटीपी यूज हो रहा होता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट बट यूजिंग a special transporters calling as symports. ठीक हो गया. बाकी absorb slowly and they are also absorbed. इनमें से जो डी अमाइनो एसिड्स हैं, उनकी absorption हमेशा passive है, without any consumption of energy. ठीक हो गया, यहां तक बात खत्म होगी. Let's go ahead to get into द सिस्टीन यूरिया. ये सारा कुछ छोड़ दें, ये आपके डिजीजेस आपके कोर्स में नहीं है, तो आप जब किताब में से भी चैप्टर 19 एंड 20 पढ़ेंगे, ओनली लास्ट ईयर बीडीएस वालों को भी डिजीजेस ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में से एक क्वेश्चन आया था.
जिसके लिए इट वाज क्वेश्चनेबल, मगर उसमें कुछ चेंज नहीं आया, वो मार्क्स स्टूडेंट्स को ग्रांट नहीं हुए, मगर आपके कोर्स में नहीं है। बट इवेंचुअली जब आप लोग पढ़ोगे तो एक नजर मार लेना। अच्छा जी, जो दो जाननी है, और उसके बाद मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे जाऊंगा प्रोटीन के, वो है प्रोटीन का यूरिया साइकिल। ठीक है, और या आपको यूरिया साइकिल वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। सारी जिंदगी आपको उसी के साथ वास्ता पड़ेगा, मगर कुछ टर्म्स हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहला जो टर्म है अमाइनो एसिड पूल। बेटा अमाइनो एसिड पूल एक फिक्स नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है इन 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 अ फॉर्म ऑफ वेट, ग्राम्स के अंदर एक स्पेशल क्वांटिटी ऑफ अमाइनो एसिड है जो कि हमारी बॉडी कोशिश करती है कि वो मेंटेन करे। अब यहाँ पे सवाल हर बंदे के अंदर आता है कि सर वो अगर फिक्स नंबर है तो किसी के तो डोले बहुत बड़े होते हैं और किसी के डोले बहुत छोटे छोटे से होते हैं, और कुछ खवातीन तो बिल्कुल ही मसल से फारिग होती हैं, तो फिर ये अमाइनो एसिड या प्रोटीन पूल कैसे सिमिलर हो? बेटा when we are talking about the protein pool, we are not talking about the protein mass or fixed protein in a form of structure. ठीक है, we are talking about the available quantities of protein for degradation and synthesis and fixation and in form of the stores, whatever it is. ठीक है, तो जो अमाइनो एसिड पूल है that sustains to be constant, और अगर ये अमाइनो एसिड पूल नेगेटिव होता है तो इट मींस कि द क्वांटिटी ऑफ अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड, द क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड टू द बॉडी, वो उसको नहीं अवेलेबल हो। और अगर ये पॉजिटिव हो जाती है तो इसका मतलब है कि द अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो कि डिग्रेड होकर बॉडी से एक्सक्रीट होना था वो नहीं हो रहा। इसी तरह प्रोटीन टर्नओवर, ये दूसरा टर्म है जो कि इसके ऊपर आपको डिबेट करनी है। प्रोटीन टर्नओवर इज अ टर्म जो कि रिलेटेड है आपके कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड टू द अदर। फॉर एग्जांपल आपको मैं याद कराता हूं, अभी आपने केमिस्ट्री पढ़ी, जिस स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन नहीं है वो प्रोटीन नहीं है। साइज चेंजेस, मेरे साइज चेंजेस किस बारे में आप बात कर रहे हो? देखो, आप अपना सवाल एक्सप्लेन करो, मैं मुझे समझ नहीं आई आपके स्टेटमेंट की, मैं साथ साथ बताता हूँ। प्रोटीन टर्नओवर का मतलब यह है कि बेटा हमने कहा कि जी ग्लूटामीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड व्हिच गिव्स अवे इट्स नाइट्रोजन। तो जब जिस वक्त इट गिव्स अवे इट्स नाइट्रोजन, सो द मॉलिक्यूल लेफ्ट बिहाइंड इज नॉट एन प्रोटीन, सो द ओवरऑल अमाउंट ऑफ प्रोटीन कम होगी। सो दिस इज कॉल्ड, और इस चीज को कंपनसेट करने के लिए वो जो नाइट्रोजन ग्लूटामीन से निकला है वो जाके किसी और मॉलिक्यूल के साथ अटैच होके उसको प्रोटीन बना देता है या प्रोटीन म्यूटी बना देता है। सो दिस ओवरऑल transformation of one form of protein into the other form of the protein which maintains the nitrogen pool of the amino acid pool of the body is called protein turnover। ठीक है, जितना आप खाएंगे मतलब जितना आप लूज करेंगे उतना आप खाएंगे गेन करेंगे, या आपकी बॉडी उतना आपसे प्रोटीन डिमांड करेगी और वो या सिंथेसाइज करेगी प्रोटीन हमारी बॉडी सिंथेसाइज भी कर सकती है। सो दैट सो कि वो जो अमाइनो एसिड पूल है उसको मेंटेन किया जाए। सो दो सिमिलर टर्म्स एट द सेम टाइम चल रही हैं, प्रोटीन टर्नओवर और प्रोटीन पूल। पूल का मतलब है वो बैंक बैलेंस जो कि फिक्स रहना, और प्रोटीन टर्नओवर वो सारा मैकेनिज्म है जो उस बैंक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए चलाया जाता है, ना उसे ज्यादा किया जाता है ना उसे कम किया जाता है। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी बात आप लोगों को और बताता चलूं कि देयर आर कंडीशंस, किताब में लिखी हुई है, वहां से पढ़ना, रिव्यू के अंदर मैं उसकी डिटेल में जाऊंगा तो वो टाइम जाया हो जाएगा।
देयर आर कंडीशंस जिसके अंदर आपका जो अमाइनो एसिड पूल है वो नेगेटिव में होता है, देयर आर कंडीशंस जिसमें पॉजिटिव होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी, जैसे कि ग्रोथ, जैसे कि रिकवरी फ्रॉम फ्रैक्चर और ट्रॉमा। ये एक ऐसे स्टेजेस हैं जहां पे आपकी बॉडी नेगेटिव प्रोटीन पूल के अंदर होती है। उसकी वजह क्या होती है कि एक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंज्यूम हो रही होती है इन द सिंथेसिस ऑफ अ न्यू स्ट्रक्चर, सो दैट सो बॉडी नीड्स मोर एंड मोर प्रोटीन। और अगर उसको वो डाइटरी प्रोटीन या वो सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं मिलता तो वो नेगेटिव बैलेंस में होती है। फिर वो पॉजिटिव बैलेंस का अब एक वो है मिसाल इस तरह की है, जैसे कि अभी हमने पोर्टल सर्कुलेशन को दिया, आप बॉडी को पोर्टल सर्कुलेशन को भी आप रख लें या लिवर फेलियर को भी रख लें। लेट्स टॉक अबाउट किडनीज, किडनीज को बेहतर समझेंगे हम आगे जाके। फॉर एग्जाम्पल अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम रीनल फेलियर, किडनी फेलियर से वो सफर कर रहा है, सो द अमाउंट ऑफ अमोनिया या यूरिया जो उसने एक्सक्रीट करनी है वो नहीं कर सकता, वो नहीं सिंथेसाइज कर सकता। तो जो प्रोटीन वो रोजाना खा रहा है वो एक्सक्रीशन में बैलेंस नहीं हो रही, सो द नेट अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड या नाइट्रोजन या प्रोटीन इन द बॉडी गोज हाई, so that is called positive balance। ठीक हो गया। let's go ahead about sources and amino acid depletion of the pool, nitrogen negative positive, protein turnover ये मैंने बता दिया, protein degradation। अच्छा जी, अब दूसरी चीज the next topic के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा। there are two major enzyme system responsible। देखो अभी तक हमने जितने भी एंजाइम्स आपको बताए, हमने आपको प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स बताए। प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स कौन से एंजाइम्स होते हैं? जिन्होंने प्रोटीन्स को, ग्लोबुलर प्रोटीन्स को, मास प्रोटीन को तोड़ना और छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स में बताना। ठीक है, अब जो हम आपको एंजाइम्स बताने चाह रहे हैं वो एंजाइम्स हैं जिन्होंने इन अमाइनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करना। और ट्रांसपोर्ट करना एंजाइम का काम तो नहीं होता है। हमने अभी सेल का साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनली पढ़े हैं, हमें पता है इस बात का कि there are specific organelles, there are specific transporters for the transport of protein, for the transport of carbohydrate, for the transport of lipids। तो where the enzymes, role of enzymes comes from, बेटा these enzymes they play a role। ये वो इस तरह का काम करते हैं जैसे कि वो एक बुढ़ी माई को गाड़ी में नहीं बिठाना होता है तो एक जवान उसका पोता जो होता है उसका हाथ पकड़ के बिठा रहा होता है। these transporter enzymes they work like catalytic, कि वो जल्दी जल्दी से प्रोटीन को उनकी गाड़ियों में बिठाते हैं। अब what are the cars for the transport of protein? ATP dependent ubiquitin proteasome system and ATP independent degrade enzyme system of lysosome। लाइसोसोम्स के अंदर प्रोटीन लोड हो रहा है वेसिकल्स के अंदर और वो किस तरह ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये मैंने आपको सेल में पढ़ा दिया, नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, किताब भी इस डिटेल के अंदर यहां पे नहीं गया। दूसरा सिस्टम है यूबिक्विटिन। बेटा यूबिक्विटिन एक किस्म का मॉलिक्यूल होता है ये भी प्रोटीन इन नेचर है, मगर इसका क्या काम होता है कि ये जितना भी आपने अमाइनो एसिड्स खाए होते हैं ये और डिग्रेड किए होते हैं, ये उनको आपके पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर अपने साथ बाइंड करता है एंड ट्रांसपोर्ट्स देम टू द स्पेसिफिक रीजंस ऑफ द बॉडी। अब यूबिक्विटिन की जो एक स्पेसिफिक करैक्टर है जो कि आपको पता होना है, इस प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग ऑफ यूबिक्विटिन with the amino acid with the protein or small molecules is called ubiquination। पहली टर्म, ठीक है। और ये करता कैसे है? it occurs through अल्फा यानी पहला वाला ऊपर वाला कार्बोक्साइल ग्लाइसिन ऑफ यूबिक्विटिन, यानी यूबिक्विटिन के अंदर एक नाइट्रोजन म्यूटी है एक कार्बोक्सिल म्यूटी है, तो ये अपने जो कार्बोक्सिलिक म्यूटी के अंदर जो ग्लाइसिन है उसके साथ लाइजीन और अमाइनो एसिड्स ऑफ द प्रोटीन सबस्ट्रेट को कंबाइन कर लेते हैं, यानी अपने कार्बोक्सिलिक एंड से, ठीक है, टू द नाइट्रोजनस एंड बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, दिस इज द स्पेसिफिक पैटर्न
इसको इसीलिए यूबिक्वेशन पैटर्न के नाम से भी सवाल आ जाएगा, यूबिक्वेशन का भी सवाल आ जाएगा, और वैसे भी आपसे कोई बंदा पूछ लेगा व्हाट इज यूबिक्वेटन। ठीक हो गया, दिस इज द ट्रांसपोर्ट। अच्छा जी, the next thing that you need to know about फर्दर प्रोटीन रिच सीक्वेंसेस, ये छोड़ दें, ये सारा कुछ छोड़ दें, ये छोड़ दें, ये छोड़। अच्छा जी, एसेंशियल नॉन एसेंशियल पता है आपको, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, जो चीज मैंने आपको बतानी, यहां से शुरू करते हैं। ये स्ट्रक्चर भी आपने पढ़ा होगा, एक सिर्फ अमाइन है, NH2 है, ये अमाइन ग्रुप है, ये वो ग्रुप है जो कि इसको प्रोटीन बनाता है। ठीक हो गया बेटा, मुझे इनपुट दो सारे, तुम लोगों को समझ आ रही है अभी अब मैं क्या बात करने लगा, अभी तक क्या स्टोरी बिल्डअप हुई और अब मैं क्या बात करने लगा। टेल मी, यू कैच द थिंग अभी, ये जो आपको समझ आ रही है। Why you guys are 37? Why not 45? Shahir, where is everybody? I hope कि मैं ना नेक्स्ट डे, आई डोंट वांट टू डू इट। बच्चों तुम लोगों का मतलब, मुझे मैडम गुलफरीन की तरफ से, CR कौन है? CR है, and where is Hamda? Where are these both of them? Are they in my class at the moment? जी बेटा, किधर है सारे बच्चे आपके, क्यों अटेंडेंस शॉर्ट क्यों जा रही है? चलो नेक्स्ट टाइम I'll fix this thing, this issue as well. चलो बहरहाल, and where is Hamda by the way? वो भी नहीं पता। Anyways, बेटा बात ये है कि इंशाल्लाह हम लोगों को टाइम जरूर मिल जाएगा कि हम आप लोगों को लाइव फेस टू फेस ये सारी चीजें पढ़ाएं। Those who are new to the protein metabolism, स्पेशली दोज, और जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, मेरा नहीं ख्याल से कि पहले पढ़ा हुआ है, आप लोगों को कोविड से पहले प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हमने नहीं पढ़ाया था या पढ़ा दिया था आप लोगों को? आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, मैं देख लूंगा। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी दी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो बेटा आप लोग इसको कैच करो, इसको कैश करो किसी तरीके से। ये मैं आप लोगों को ना सिर्फ के कंटेंट शॉर्ट कर रहा हूँ, मगर दी मोस्ट टिप ऑफ द कंटेंट्स आप लोगों को दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों का ये टॉपिक बड़ा हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, सो प्लीज, अनफॉर्चुनेटली मेरा लेक्चर लास्ट पे है तो शायद आप लोग अटेंटिव नहीं हो या थक गए हो, बट यू नीड टू शो सम मोर रेजिलियंस। डॉक्टर बन रहे हो, थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस लाना पड़ेगा। खैर एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, बेटा नाइट्रोजन के जो जो अमाइनो एसिड कैटाबोलिज्म का, या जो पूरा का पूरा अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म की जो सोल कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि हमने जो इसके साथ नाइट्रोजन म्यूनिटी होती है, जो कि अमोनिया के फॉर्म में या अमाइड के फॉर्म में होती है, या NH2, NH3, NH4 के फॉर्म में, ये सारे फॉर्म्स हैं अमोनिया के, ये इसको हमने एक्सक्रीट करना होता है। क्यों? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है जो कि बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, इट बिकम्स अ टॉक्सिक मटेरियल फॉर आवर बॉडी। So the goal of catabolism of amino acid is to excrete out as much as nitrogen we can. ठीक है,
तो जब कैटाबोलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड, अब प्रोटीन से अमाइनो एसिड हो गया, अमाइनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया, अमाइनो एसिड के ट्रांसपोर्ट सिस्टम बता दिया। अब हम आ रहे हैं कि अमाइनो एसिड्स का आगे फेट क्या होगा। अमाइनो एसिड्स का आगे फेट ये होगा कि दोज अमाइनो एसिड विच आर बीइंग यूज्ड दे विल बी डिग्रेडेड इन अ फॉर्म के उनका नाइट्रोजन निकाला जाता है। अब नाइट्रोजन निकालने का मतलब क्या होता है कि नाइट्रोजन ने निकलना है और उसने अमाइड फॉर्म करना और अमाइड से उसने यूरिया फॉर्म करना और यूरिन के अंदर निकल जाना। ठीक है, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। एंड नाउ गोइंग अहेड टू दैट, इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट क्या चीज करती है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या क्या चीजें, कौन सी मशीनरी वर्क करती है। सबसे पहले ट्रांस एमिनेशन, जो कि ट्रांस अमाइनेजेस करवाते हैं। ट्रांस एमिनेशन क्या करती है कि एक तरफ से नाइट्रोजन उठा के दूसरी तरफ दे देती है और एक मॉलिक्यूल को फ्री ऑफ नाइट्रोजन करके आगे फर्दर यूटिलाइजेशन के लिए भेज देती है। दूसरा है डी एमिनेशन, कि किसी को नाइट्रोजन नहीं दिया, यानी टोटल टर्न आउट ऑफ नाइट्रोजन कम किया, जो सरप्लस था उसको नीचे लेकर आए। और वो कैसे हुआ, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन और नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ये दो टाइप की डीएमिनेशन है। सो क्वेश्चन विल ऑलवेज कम टू चैलेंज यू इन यूएचएस के व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डीएमिनेशन, प्लीज स्टेट एंड विद एन एग्जांपल। तो आपने डीएमिनेशन का पहले तो दो टाइप्स बताने होते हैं और फिर आपने उसकी फर्दर आगे एग्जांपल्स देनी होती है। या फिर पूरा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि प्लीज स्टेट, और या इनमें से दी फिक्सेशन ऑफ अमोनिया प्रोसीजर इन द बॉडी। तो फिर आपने ये सारे पांचों के पांचों लिखने, ठीक है ना, मेजर मेजर ऑनवर्ड, ठीक हो गया। सो इसमें आते हुए पहला ट्रांस एमिनेशन हो गया, फिर डी एमिनेशन हो गया, फिर तीसरी जो फॉर्म है वो ट्रांस एंड डी एमिनेशन टुगेदर, यानी एक तरफ से ट्रांसफर किया गया और दूसरी तरफ से ट्रांसफर होने के बाद उसे छीन लिया गया। सो टू प्रोसेसेस विल बी डन और विल बी एग्जीक्यूटेड इन वन कैटाबोलिक स्टेप, ठीक हो गया। और तीसरा जो है वो है अमोनिया ट्रांसपोर्ट, और चौथा पांचवा जो है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। सो जो यूरिया साइकिल जिसके लिए बात की जाती है, वहां वो बेसिकली एक ऐसे पाथवे में है जिसमें ये जितना अमोनिया इकट्ठा होता है प्रोटीन से हमारी बॉडी के अंदर, उसको एक फाइनल फॉर्म ऑफ यूरिया में दिया जाता है, जो कि वाटर या जो कह सकते हैं हाइड्रोफिलिक होता है, सॉल्युबल होता है आपके प्लाज्मा में, और वो एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ट्रांस एमिनेशन, उसकी ट्रांस एमिनेशन का मैंने आप लोगों को कई दफा बताया। देखें, अल्फा अमाइनो एसिड डोनर है, जो कि आपका बेसिकली ये ग्लूटामीन का स्ट्रक्चर है। ग्लूटामीन से जहां ये जो जहां पे माउस फेर रहा हूं, इधर से आप देखो कि अल्फा कीटो एसिड रेसिपिएंट है, अल्फा कीटो एसिड फिर एक किस्म का फॉर्म ऑफ ग्लूटामीन है। जिस वक्त इसको एक अमोनिया मिल जाएगा, दूसरे से एक अमोनिया कम हो जाएगा, राइट। ये R2 यहां पे आ गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, R1 विदाउट हो गया, ये ट्रांस एमिनेशन हो गया। अच्छा जी, हर दफा जब मैंने आपको लिपिड मेटाबॉलिज्म पढ़ाई, जब मैंने आपको ग्लाइकोजेनोलिसिस पढ़ाया, जब मैंने आपको सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन पढ़ाया, और डिग्रेडेशन और या सिट्रिक साइकिल पढ़ाया, ये सारी चीजें मैंने अभी आपको पिछले एक हफ्ते में पढ़ाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, द रोल ऑफ पैराडॉक्सल फॉस्फेट, विटामिन B6। ये देखो पैराडॉक्सल फॉस्फेट क्या होता है। पैराडॉक्सल फॉस्फेट बेसिकली एक कोवलेंट प्रोस्टैटिक ग्रुप, प्रोस्टैटिक एंजाइम को याद करो, कोवलेंट प्रोस्टैटिक ग्रुप है, जो कि जितने भी डी अमीनेसेस हैं और जितने भी ट्रांस अमीनेसेस हैं उनके साथ अटैच होता है। इसका काम क्या होता है कि ये एंजाइम के मदद से या एंजाइम के साथ लगा हुआ, इसके अंदर ये देखो पैराडॉक्सल फॉस्फेट एक ग्रुप होता है। ये क्या करता है, इसके पास एक R चेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, जो कि बहुत वोलेटाइल होता है।
ये क्या करता है, ये जो नाइट्रोजन जिधर से लेनी है वहां से लेके, जहां मेरा माउस फेर रहा है वहां पे देखो, वो उसको नाइट्रोजन को अपने साथ बाइंड करता है, और उसके बावजूद ये स्टेबल नहीं रहता। ये क्या करता है, नेक्स्ट जिसको भी इसने नाइट्रोजन देना है उसको नाइट्रोजन देके दोबारा से अपने पैराडॉक्सल फॉस्फेट फॉर्म में रिवर्ट हो जाता है, यानी अपने आप को दोबारा से मेंटेन कर लेता है। सो दिस इज द अंडरलाइन प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ नाइट्रोजन बाय द हेल्प ऑफ एनी एंजाइम टू एनी अदर प्लेस। ठीक है जी। अब फीचर्स के अंदर नहीं जाऊंगा। अब क्लिनिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आएंगे आपको, सबसे पहले आएगा एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज। ठीक है जी, ये लिवर का एंजाइम है, इसको SGOT के नाम से भी कहलाया जाता है। अगर अभी भी आप किसी की LFT रिपोर्ट देखेंगे तो LFT रिपोर्ट के अंदर नॉर्मली SGOT और SGOPT लिखा होता है। तो दोज आर AST और ALT। जो एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज है उसका नाम ही बताता है, सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसएमिनेज। ये क्या करता है, मैं शॉर्ट करके बता रहा हूं बेटा, किताब से जरूर पढ़ना, और कोई प्रॉब्लम हुई मेरे से जरूर पूछना। जब एस्पार्टेट इंट्रोड्यूस होता है लिवर के अंदर तो क्या होता है, इसके ऊपर AST यानी एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज आएगा। ये क्या करेगा, अल्फा ऑक्सैलो ग्लूटारेट के साथ, ठीक है, इसको कंबाइन करेगा और इसका नाइट्रोजन लेके अल्फा ऑक्सैलो ग्लूटारेट को दे देगा, और उसमें से बनाएगा ऑक्सैलो एसीटेट और ग्लूटामेट। ठीक है, जब एस्पार्टेट से नाइट्रोजन निकल गया तो वो बनेगा ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, और जब अल्फा ऑक्सैलो ग्लूटारेट को नाइट्रोजन मिल गया तो वो क्या बनेगा, ग्लूटामेट। बेटा इस स्टेप को याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट विद द हेल्प ऑफ एस्पार्टेट। सिर्फ ये स्टेप याद रखना, यूरिया साइकिल आपका सारा इस पे निकल जाएगा। दूसरा आपका लिवर एंजाइम कौन सा है, एलेनिन ट्रांसएमिनेज, जिसको ALT कहते हैं, एलेनिन ट्रांसएमिनेज। इसको दूसरे फॉर्म में ये भी कहते हैं सीरम ग्लूटामेट पायरोवेट ट्रांसएमिनेज। अब क्या हो रहा है, एलेनिन, जब एलेनिन की फॉर्मेशन होगी, एलेनिन से जब नाइट्रोजन लेना है तो वो अल्फा ऑक्सैलो ग्लूटारेट को देना, और उसमें से आपने ग्लूटामीन बनाना या ग्लूटामिक एसिड बनाना, और एलेनिन से जब आपने अमाइनो एसिड ले लिया, या सॉरी अमाइनो एसिड कह रहा हूं, नाइट्रोजन ले लिया, तो पीछे वो बनाएगा पायरोवेट। समझ आ गई बेटा, ये दो पाथवेज की समझ आ गई है कि एलेनिन से क्या बनेगा और एस्पार्टेट से क्या बनेगा। ये दो चीजें समझ आई, यस। दोनों के अंदर कौन हेल्प कर रहा है या कौन सी चीज बन रही है, ग्लूटामीन बन रहा है, यानी ग्लूटामेट दोनों के अंदर हेल्पिंग एजेंट है, राइट। ये भी समझ में आ गई बात आपको, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, ओके गुड। एक फाइनल चीज आपको बतानी है दरमियान में, जो कि ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन है। ये ट्रांसफरेशन या ट्रांसएमाइनेशन, ये ट्रांसफर करने वाला पाथवे हमने पढ़ा दिया। अब डीएमिनेशन वाला पाथवे पढ़ाता हूं। डीएमिनेशन वाला पाथवे के अंदर आप देखेंगे कि यहां पे आपका फेरेटिन बॉडीज आर इन्वॉल्व। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं कि जो आपका कैटालिटिक एक्टिविटी डीएमिनेसेस है, इनकी जो सब म्यूरिटी है दैट कंटेन्स फोलेट और आयरन अलोंग। ठीक है, फोलेट और आयरन, ये क्या करते हैं कि ये अपने सब म्यूरिटी को नाइट्रोजन दे देते हैं, और उससे क्या करते हैं कि आपका N5N10 मिथाइल या टेट्रा हाइड्रोफोलेट बनता है। आपने ये स्ट्रक्चर मैंने पीछे पढ़ाया था जब आप लोगों को मैंने सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल करवाई थी। मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर पढ़ाया था N5 टेट्रा हाइड्रोफोलेट और N5N10 मिथाइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट। बेटा दिस इज दैट प्लेस। एक आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है जिसे टेट्रा हाइड्रोफोलेट कहते हैं।
डीएमिनेशन के अंदर टेट्राहाइड्रोफोलेट आके अपने कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 10 के ऊपर नाइट्रोजन अटैच कर लेता है और वो आगे किसी को नहीं देता। सो जिससे वो लेता है वो दैट बिकम्स नाइट्रोजन लेस। ठीक हो गया? इसकी ये एग्जांपल है, राइट? ये समझ आई? आगे चलते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव में। अब इसमें ऑक्सीडेशन क्या है सर? हाँ जी, ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज दिस के एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है आपके नेक्स्ट कंपाउंड के अंदर। ये देखो, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन रहा है, सो ये ऑक्सीडेटिव है। अब नॉन ऑक्सीडेटिव क्या है? नॉन ऑक्सीडेटिव के अंदर दोबारा से आप देखेंगे B6 पैराडॉक्सल फॉस्फेट आ गया। नॉन ऑक्सीडेटिव के अंदर भी ट्रांस एमिनेशन वाला प्रोस्टैटिक ग्रुप ऑफ पैराडॉक्सल फॉस्फेट यानी B6 प्लेज द रोल, मगर इस दफा जो B6 है या पैराडॉक्सल फॉस्फेट है किसी और मॉलिक्यूल को देने की बजाय आपका नाइट्रोजन, वो क्या करता है? दैट गिव्स द नाइट्रोजन टू वाटर या कंज्यूम्स वाटर, और क्या करता है? नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में, NH4 के फॉर्म में, एक स्टेबल मॉलिक्यूल के फॉर्म में बना के बाहर निकाल देता है, और अमोनिया गोज इनटू द ब्लड और लीव्स द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल डीअमीनेटेड एंड स्टेबल। इस पाथवे के अंदर जब वो बहुत ज्यादा वाटर को कंज्यूम करता है NH4 बनाने के लिए, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होती है उसके अंदर एक हाइड्रोजन ऐड ऑन हो जाता है। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। सो इसका नाम सिर्फ इन्होंने नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन रखा हुआ है। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड रिडक्शन डीएमिनेशन, मगर क्योंकि ये इसका नाम नहीं रखा तो हम इसको इस तरह बुलाएंगे नहीं, but it is a process of reduction. So boys, girls, you understood so far? ठीक है, अब बेटा इसकी एग्जाम्पल देखें। हिस्टाडीन इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग। हिस्टाडीन के साथ हिस्टाडाइज या हिस्टाडेज एक एंजाइम आता है, वो उसमें से अमोनिया बना देता और हिस्टाडीन का एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? यूरोकैनिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में होगा इसके पास काफी। इसी तरह अमोनिया अमाइनो एसिड डी सल्फाहाइड्रेटेसिस, इसकी डिटेल में नहीं जाता, ये बाकी पढ़ लेंगे, मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिया, ट्रांसएमिनेशन एंड ओवरऑल पैटर्न ऑफ रिमूवल। अब हम चलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजन या ट्रांसपोर्ट ऑफ अमोनिया। Considerable quantity of ammonia is produced by the gut, intestinal bacteria and flora. So this process of deamination आपके intestinal mucosa के अंदर ही शुरू हो जाता है, पहली बात। और वैसे भी अमोनिया आपको बहुत से डाइटरी प्रोडक्ट्स में से रॉ फॉर्म में भी मिल रहा होता है। ये अमोनिया पोर्टल सर्कुलेशन में आता है, और अगर ये स्क्रीट ना हो सके तो बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं अमोनिया एन्सेफेलोपैथी, जिसे हम कहते हैं अमोनिया। मेरी आवाज आ रही है सबको? एवरीबॉडी हैज माय वॉइस? ओके। इसे अमोनिया एन्सेफेलोपैथी भी कहते हैं या नाइट्रोजनस एन्सेफेलोपैथी या एन्सेफेलोपैथी कहते हैं। दिस इज वन ऑफ द डिजीजेस कॉज्ड इन लिवर फेलियर। पेशेंट गोज इन डिल्यूजन और ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियस, और उसके बाद कोमा एंड डेथ। सो दिस इज द डिजीज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ अमोनिया। ठीक है, अगर आपसे बात की जाती है, ठीक है। और अमोनिया ट्रांसपोर्ट किस तरह होता है? पोर्टल सर्कुलेशन में से आता है लिवर में, लिवर में वो यूरिया साइकिल में आता है, यूरिया उसका बनता है और खत्म हो जाता है, बस इतना सा। ठीक है। हाइपर एमिनीमिया एक स्टेट है जिसके अंदर अमोनिया आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। ये दो किस्म के हाइपर एमिनीमिया होते हैं, एक एक्वायर्ड है जिसमें मैंने एग्जांपल बताई है लिवर सिरोसिस या लिवर फेलियर, और एक इनहेरिटेड है जिसके अंदर आपके कुछ एंजाइम डेफिशिएंट होते हैं जो कि यूरिया साइकिल इतना
इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा होता, और उन बच्चों में ये नॉर्मली फौरन ही अपीयर हो जाता है, और वो बच्चे पैदाइशी ही हाइपरएमिनीमिया में या रीनल फेलियर में होते हैं. दीज आर द फीचर्स. इसको छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़. अच्छा जी, अब आ जाए जी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर protein metabolism, that is aminos. These are the products of amino acid metabolism. ठीक है, जो भी किस्म का आप एसेंशियल खाएंगे, नॉन एसेंशियल खाएंगे अमीनो एसिड, जब आप उसको डिग्रेड करेंगे तो उसका जो फाइनल फेट है वो ये है कि उसने यूरिया साइकिल में जाना है. और जब एक दफा यूरिया साइकिल चलेगा तो यूरिया साइकिल में से ये 7 प्रोडक्ट्स निकलते हैं. बेटा इनको इसी तरह रख लेना या इसका कोई निमोनिक कोड अपना बना लेना. ऑक्सैलो एसीटेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, पायरुवेट, फ्यूमरेट, सेक्सिनाइल कोए, एसिटाइल कोए और एसीटो एसिटाइल कोए. ठीक है जी. आप लोग ये भी याद करेंगे जब कीटोन बॉडी सिंथेसिस मैंने पढ़ाई, जब मैंने आपको कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस पढ़ाया, जब मैंने एचएमजी कोए पाथवे पढ़ाया, जब मैंने आप लोगों को बाइल सिंथेसिस पढ़ाया. ठीक है, उसके अंदर मैंने एसिटाइल कोए और एसीटो एसिटाइल कोए की और सक्सिनाइल कोए की यूटिलाइजेशन बताई थी कि इनकी फर्दर क्या यूटिलाइजेशन. सो कहने का मकसद ये है कि आप यहाँ पे देखें, ऑक्सैलो एसीटेट गोज बैक इन द ट्रांसएमिनेशन, अल्फा कीटो ग्लूटारेट गोज बैक फॉर डीएमिनेशन, पायरुवेट goes in citric cycle, fumarate goes for the formation of again आपका HM वो हेक्सोस मोनोफॉस्फेट यानी HMP shunt. Succinyl CoA again goes into the formation of urea cycle और acetyl CoA acetoacetyl CoA के मैंने अभी आपको. So all the products of a urea cycle, they are intercalated, interconnected, or they are precursors of all the rest of the pathways that takes place in your body. इसीलिए हम प्रोटीन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते. ठीक है, प्रोटीन डेफिशिएंसी हमारे लिए एक बहुत बड़ी डिजीज है. वी कैन गो डेफिशिएंट. हम जिस तरह डाइटिंग करते हैं, हम अपने आप को कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट रख सकते हैं, हम अपने आप को लिपिड डेफिशिएंट रख सकते हैं. ठीक है, मगर हम अपने आप को अमीनो एसिड डेफिशिएंट नहीं रख सकते. और जो कि मैं बार बार कहता हूं कि बेटा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का ये टॉपिक को बहुत गौर से पढ़ना, इसके ऊपर चैप्टर 19-20 में बड़ी मेहनत करना. इसका वजह ये है कि व्हेन यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर 19 and 20, you can get a concept of all the metabolism and all the pathways. So this is why this 7 products are the reason behind. Right? आगे चलते हैं. सीधा वही सी डायग्राम पे जाता हूं जो कि किताब से निकाली गई है और आपके यूरिया साइकिल की कंप्लीट फॉर्म है. यहां तक बेटा सारी बातें समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन है? सो वी वॉक इनटू द फाइनल फॉर्म ऑफ यूरिया साइकिल. एनी क्वेश्चन प्लीज पुट अप. ऑल ऑफ यू. शहीद ठीक है, थैंक यू. एनीबडी? Is it clear for all? That is it. आगे चलते हैं. Let's go into the urea cycle. बेटा यूरिया साइकिल के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यूरिया साइकिल टेक्स प्लेस कहां पे. The major site of urea cycle or the site for the urea cycle is liver, hepatocytes. ठीक है, वो सेल हेपेटोसाइट सेल्स ऑफ लिवर को कहते हैं और उन सेल्स के अंदर यूरिया साइकिल टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स. एक स्टेप है माइटोकॉन्ड्रियल स्टेप्स, एक है स्टेप्स साइटोसोलिक. सो इसका मतलब है कि जो यूरिया साइकिल है
वो एक ऑर्गेनेली को इन्वॉल्व कर रहा है और साइटोप्लाज्म को इन्वॉल्व कर रहा है. सो कुछ स्टेप्स साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं और कुछ स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं. सो इस डायग्राम के अंदर अब मैं जूम कर रहा हूं, इस पिंक लाइन के इस तरफ जितना कुछ हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रियल स्टेप्स हैं, जितना कुछ यहां पर हो रहा है वो आपके साइटोसोलिक है. सो लेट्स स्टार्ट दिस यूरिया साइकिल. सबसे पहले कि कहां से आपका यूरिया साइकिल शुरू हो रहा है. वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एस्पार्टेट, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम आर्जिनिन, ठीक है, और वी कैन स्टार्ट फ्रॉम ग्लूकोन्यूजेनिक पाथवे ऑफ फ्यूमरेट एज वेल. सो इस पाथवे को किसी भी साइड से आप लोग शुरू कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल. मैं आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रियल साइड से पढ़ाना शुरू करूंगा सो कि आपके लिए स्टेप्स इजी हो जाए. ठीक है, आप पीछे के पाथवे को छोड़ दें, आगे समझें कि आपके पास एक एल फॉर्म का एल आइसोमर्स ऑफ एल आइसोमेरिक फॉर्म के अंदर एक अमाइनो एसिड ऑर्निथीन एंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. ऑर्निथीन में कन्वर्ट होना होता है सिट्रोलिन के अंदर. सिर्फ एक स्टेप है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, वन स्टेप, कन्वर्जन ऑफ ऑर्निथीन इनटू सिट्रोलिन. बट अनफॉर्चुनेटली दिस वन स्टेप इज नॉट दैट सिंपल. इस वन स्टेप में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कार्बोमाइल फॉस्फेट इन्वॉल्व है. Carbamyl phosphate acts as a prostatic group of enzyme for the conversion of ornithine into citrulline. और वो क्या है? ornithine transcarboxy carbamylase. Ornithine transcarbamylase is the enzyme, जो कि इस एंजाइम का नाम है कि जो ट्रांसफर करता है और ऑर्निथीन को सिट्रोलिन में कन्वर्ट करता है. इस ट्रांस कार्बामाइलेज को बनाने के लिए या एक्टिव करने के लिए इसको कार्बोमाइल फॉस्फेट ग्रुप की जरूरत होती है. ठीक है, सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि जो आपकी बॉडी के अंदर बाइकार्ब बनता है, जो आपका ग्लूटामीन, जहां पे मैं माउस फेर रहा हूं बेटा, यहां पे अगर आप फोकस कर रहे हो, जो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूटामीन नाइट्रोजन फ्री कर रहा है और जो एटीपीज आपको रिक्वायर्ड है फॉर द सिंथेसिस, ये तीनों मिलके एक पाथवे के अंदर जाते हैं जिसके अंदर दे कंसिडरेबली कंसिस्ट और मेक कार्बोमाइल फॉस्फेट बाय देमसेल्व्स. अच्छा जी, the enzyme has an absolute requirement of N-acetyl glutamate which act as an allosteric activator. So यहाँ पे बेटा ग्लूटामेट, N-acetyl glutamate, a form of glutamine जिसके अंदर से नाइट्रोजन निकला हुआ है और नाइट्रोजन यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसकी जरूरत है. और वो जब ये तीनों चीजें मिलती हैं और कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1, एक कार्बोमाइल सिंथेज 2 भी है. वो कहां पे पड़ा था, किसी को याद है? जल्दी से अगर बता सकता है, मेरा टाइम वेस्ट किया है. कोई है इतना इंटेलिजेंट बैठा हुआ? CPS2 कहां पे था, कोई बता सकता है? सॉरी ली, नो बेटा CPS2 यही एंजाइम एक और जगह पर होता है और वो होता है जब आपने डिनोवो सिंथेसिस ऑफ प्योरीन एंड पैरामिडीन का पाथवे पढ़ा था, तो वहां पे भी कार्बोमाइल फॉस्फेट था जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपकी अंदर डिजीज कॉज होती थी, जिसके अंदर आपके ऑर्निथीन यूरिया होता था या ओरोटिक यूरिया वाज द डिजीज बिहाइंड इट. अगर किसी को याद हो, अगर याद नहीं है तो बेटा आज जब यूरिया साइकिल पढ़ोगे इसके साथ साथ इसकी कंसर्निंग सारी चीजें पढ़ लेना और इसका एक चार्ट बना के अपने कमरे की दीवार पे लगा देना, आपकी बायोकेमिस्ट्री पूरी हो जाएगी. सो जो आपका
न्यूक्लियोटाइड डिनोवो सिंथेसिस में है, वो भी यही एंजाइम है कार्बोमाइल फॉस्फेटेज, मगर उसको क्योंकि लोकेशन चेंज है उसे 2 कहते हैं और इसे 1 कहते हैं। इसकी वजह से कार्बोमाइल फॉस्फेट बनता है जो कि सिट्रोलिन ऑर्निथीन को सिट्रोलिन में कन्वर्ट करता है। सो दिस इज द होल प्रोसीजर विच टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक हो गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया से सिट्रोलिन बाहर आता है साइटोप्लाज्म के अंदर। जैसे ही वो साइटोप्लाज्म में आता है तो जो पहला बंदा उसको मिलता है रास्ते में, वो उसको एस्पार्टेट मिलता है। अब सिट्रोलिन के ऊपर इतना काम हुआ हुआ है, उसके अंदर इतनी एनर्जी डाली हुई है, एटीपी भी लगे हुए हैं इसके अंदर नाइट्रोजन भी लगा हुआ है, इसको कार्बोमाइल फॉस्फेट की वो कार्बोनिक ग्रुप भी लगा हुआ है। सो इट इज मच स्ट्रॉन्गर देन एस्पार्टेट। साइज में भी देख लो बड़ा। तो ये क्या करता है, ये एस्पार्टेट से इसका नाइट्रोजन मांगता है, एस्पार्टेट इसे नाइट्रोजन देता नहीं है, वो कहता है अच्छा तुम मेरा नाइट्रोजन इस्तेमाल कर लो मगर मुझे भी साथ ले चलो। सो व्हाट सिट्रोलिन डज क्विकली, इट अटैचेस द एस्पार्टेट टू इटसेल्फ एंड फॉर दैट पर्पस इट कंज्यूम्स नो एनर्जी। ठीक है, बट फॉर द अटैचमेंट इट कंज्यूम्स अनदर फॉस्फेट ग्रुप। और जब इन दोनों को साथ मिला लिया जाता है तो आर्जिनिनो सक्सिनेट, नाम भी याद रखना, आर्जिनिनो सक्सिनेट बनेगा। ठीक है, जब ये आर्जिनिनो सक्सिनेट बन गया, अब सिट्रोलिन सोचता है कि यार मैंने नाइट्रोजन तो ले लिया, इसको अपने साथ एवं ही बांधा हुआ है, इसको फारिग कराऊं किसी तरीके से। अब उसको जब फारिग कराता है तो उसका नाइट्रोजन जब छीन लेता है और उसको फारिग कराता है तो विद द हेल्प ऑफ आर्जिनिनो सक्सिनेट या सक्सिनाइल्स लाइएज, आर्जिनो सक्सिनेट लाइएज एंजाइम यानी तोड़ने वाला एंजाइम को इस्तेमाल करते हैं। यहां पे फिर पैराडॉक्सल फॉस्फेट, बेसिकली इस डायग्राम में नहीं दिया हुआ, इधर फिर पैराडॉक्सल फॉस्फेट इन्वॉल्व होता है और वो क्या करता है, एस्पार्टेट का नाइट्रोजन ये जो सिट्रोलिन है वो छीन लेता है और बाकी का जो उसका कार्बोहाइड्रेट और कार्बन और हाइड्रोजन वाला स्ट्रक्चर है वो बाहर फेंक देता है। द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पार्टेट विदाउट नाइट्रोजन इज कॉल्ड फ्यूमरेट। अभी जब मैं आपको पीछे ट्रांस अमीनेजेस पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको एएसटी या एसजीओटी पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि बेटा याद रखना एक अल्फा ग्लूटारेट बनेगा और दूसरा फ्यूमरेट बनेगा। सो ये फ्यूमरेट आ गया यहां पे। ठीक है, इसने फ्यूमरेट बना के अब इस एस्पार्टेट से जान छुड़ा ली। अब जो आपका सिट्रोलिन है उसके पास 2 स्ट्रॉन्ग नाइट्रोजन ग्रुप्स है। अब इसका नाम बदल गया। अब जब इसके पास ज्यादा पैसे आ गए तो इसने अपने नाम चौधरी साहब रख लिया। तो चौधरी साहब का नाम है एल आर्जिनिन। एल आर्जिनिन आपको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों फॉर्म्स में ह्यूमन बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और एल आर्जिनिन ये याद रखना, जिनके अम्मी अब्बू हाइपरटेंसिव है, जिनके अम्मी अब्बू को खुदा ना खास्ता एट करंट कोई कार्डियक डिजीज है, तो वो अपने अम्मी अब्बू को एल आर्जिनिन की सप्लीमेंट्स दिलवाएं। क्यों? एल आर्जिनिन एक वो मॉलिक्यूल है, एक वो फॉर्म ऑफ प्रोटीन है जो कि आपकी वैस्कुलर डायलिटेशन यानी रिकॉइलेबिलिटी, नरम करना, आपकी रगों को नरम करने के हैं। जो लोग इस्केमिक होते हैं उनकी वेसल्स एक तो टाइट हो चुकी होती हैं और एक रिजिड हो चुकी होती हैं, इसलिए उनको हाइपरटेंशन होता है। तो ये एल आर्जिनिन जब आप उनको देते हैं तो वो रिवाइव करना शुरू करते हैं। सो गोइंग अहेड आउट ऑफ इट, जब एल आर्जिनिन इतना बड़ा चौधरी साहब हो गए तो चौधरी साहब को तो आपको पता है वो हर बंदे के नजरों में आते हैं, तो वो दस्ती नजर में आए और जो डाकू आया वो कौन था? वो आर्जिनियस था। आर्जिनियस ने क्या किया, इसने कहा इसके पास इतने नाइट्रोजन पड़े हुए हैं, लेट्स स्टील आउट। और वो क्या करता है? कुछ नहीं करता, ना कुछ देता है ना लेता है, ना इधर की ना उधर की, इस पे गन पॉइंट से इसके दोनों नाइट्रोजन उतार देता है।
और इसको नाइट्रोजन लेस कर देता है। जब इसको ये नाइट्रोजन लेस कर देता है एडिशनल नाइट्रोजन के साथ, जो इसने लोगों के मार के इकट्ठे किए होते हैं, जब उससे सारा कुछ ले लेता है तो पीछे जो बचता है वो ऑर्निथीन होता है, जो कि दोबारा से माइटोकॉन्ड्रिया में जाके रिवाइव होता है। और दिस इज वेयर जब आर्जिनेज एक एंजाइम है जो कि हाइड्रेटेज है, बेसिकली H2O या हाइड्रोजन की मदद से ये इसको तोड़ता है। इसकी जो पिस्टल है, जो इसका गन है, वो हाइड्रेटेज यानी H2O है। और दिस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ यूरिया। बेटा ये यूरिया का मॉलिक्यूल है। यूरिया के मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक कार्बन होता है, सेंट्रल कार्बन होता है, एक डबल बॉन्ड O के साथ होता है, और एक साइड पे नाइट्रोजन अमाइड फॉर्म में होता है और दूसरी साइड पे भी नाइट्रोजन अमाइड फॉर्म में होता है। ठीक हो गया। सो ये वो यूरिया है जो कि हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। दरमियान में बाकी चीजों के साथ क्या होता है, यहां तक बेटा यूरिया साइकिल की स्टोरी समझ में आई? कोई कंफ्यूजन, कोई किसी चीज की कोई दरमियान में रह रही हो? सब ओके? दिस स्टोरी पिक्स अप। ये तुम लोगों को यूरिया साइकिल याद रहेगा? वेरी गुड बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल यही है और सबसे आसान साइकिल भी इसी तरह का समझोगे यही है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन इट। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द साइकिल। अब फ्यूमरेट का फेट क्या है? फ्यूमरेट कन्वर्ट होगा मैलेट में। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को ग्लाइकोजेनोलिसिस के अंदर पढ़ाया था, पाथवे और ग्लाइकोजन सिंथेसिस के अंदर। ये उधर से याद करना और अपना चार्ट के अंदर पूरा डालना। फ्यूमरेट मैलेट में कन्वर्ट हो, मैलेट कन्वर्ट होगा दोबारा से ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। ऑक्सैलो एसीटेट कौन सा वाला था? जो कि ग्लूटामीन का वो फॉर्म था जिसके पास नाइट्रोजन नहीं है। तो वो दोबारा से इंट्रोड्यूस होता है ग्लूटामीन के साथ, और अल्फा ग्लूटामीन उसको नाइट्रोजन दे देते हैं और खुद से अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन जाता है, और दोबारा से एस्पार्टेट रीसिंथेसाइज हो जाता है। सो हियर एस्पार्टेट बिकम्स a non-essential amino acid because it is being resynthesized as a byproduct of urea cycle. So beta, this is absolutely the whole soul of protein metabolism, nothing more. ठीक है, चैप्टर 20 के अंदर आप लोग सिर्फ इसी सारे पाथवे को रिवर्स पढ़ोगे और डिफरेंट अमाइनो एसिड की सिंथेसिस को पढ़ोगे, जो कि मुश्किल नहीं है, जिनको आप लोगों ने खुद से पढ़ लेना है। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स ट्रांस एमिनेशन, डी एमिनेशन, ट्रांस और डी एमिनेशन और यूरिया साइकिल, यूरिया सिंथेसिस एंड टेट्राहाइड्रोफोलेट सिंथेसिस के हैं, तो आगे का सारी की सारी नॉलेज विल बी अ टिप ऑफ, मतलब विल बी अ पीस ऑफ केक इंशाल्लाह। ठीक है, सो आगे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है CPS1 जिसके लिए कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस इसीलिए इतनी ज्यादा, इसीलिए ये इंडिपेंडेंटली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट बाय द कार्बोमाइल फॉस्फेट synthase 1 या CPS1 is driven by the cleavage of two molecules of ATP. So पहली बात तो यह है कि अगर आप कहेंगे कि जी CPS1 को कितने ATP रिक्वायर्ड है, तो 2 ATP रिक्वायर्ड है। Ammonia is incorporated in carbamyl phosphate is provided primarily by the oxidative deamination of glutamate by the mitochondria glutamate dehydrogenase. So इसके बाकी के जितने भी आपने ग्लूटामेट के अंदर एंजाइम्स पढ़े हैं, वो AST, ALT, ट्रांस अमाइनेज, ट्रांस ऑक्सीडेटिव अमाइनेज, ये सारे पढ़े। There is only one specific enzyme जिसका नाम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज, जो कि हेपेटिक या हेपेटोसाइट माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेसिफिक है। ये चीज याद रखना बेटा, इस पर से सवाल जरूर आता है। वो क्या करता है, हाइड्रोजन यानी वाटर की मदद से ग्लूटामीन से नाइट्रोजन ले लेता है और उसका डी
ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव सॉरी नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कर देता है, यानी उसको नॉन ऑक्सीडेटिव यानी उसको हाइड्रोजन दे देगा और उसका डीएमिनेट कर देगा, और वो जो नाइट्रोजन होगा वो ऐड करके कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाएगा। ठीक हो गया बेटा। इसके अंदर ये जो एंजाइम है जो कि आपका एन एसिटाइल कार्बोमाइल सिंथेज 1 है, ये ना सिर्फ के एक किस्म का ट्रांस अमाइडेज है, साथ साथ इट कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ मेटालो एंजाइम्स। क्यों? क्योंकि इसको मैग्नीशियम एज इट्स मेटालिक एक्टिवेटर या कोफैक्टर की जरूरत होती है। सो यहां पे मैग्नीशियम आ गया। So magnesium is very important ट्रेस एलिमेंट या ट्रेस मेटल जो कि आपको एक कार्डियोवैस्कुलर या हाइपरटेंसिव पेशेंट को देना चाहिए। और ये कहाँ पे आपको मिलेगा? मैग्नीशियम आपको कहाँ पे मिलेगा? जैसे कि गोलियां आती हैं आपकी सर्बेक्स जी, सर्बेक्स टी, उनके अंदर नॉर्मली मैग्नीशियम और जिंक दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। ठीक हो गया। सो मेक श्योर कि डॉक्टर बन रहे हो और आपसे अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्ग बूढ़ों का ख्याल रखना शुरू करो। अच्छा जी, फाइनल जो हमारी बात है वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट, नाइट्रोजन एटम एंड एसिटाइल से है और पॉजिटिव एल्यूस्ट्राइक है, इसमें और बाकी कोई चीज नहीं है। बाकी बेटा ये फॉर्मेशन, सिंथेसिस, ये सारी चीजें उसके अंदर है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। और यही चीज आपकी आगे जाती है। इसकी क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यूज है वो पढ़ लीजिएगा, मगर आप लोगों को बीडीएस के कोर्स में नहीं है। फिर चैप्टर 21 में आता है स्पेशल प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन और अमाइनो एसिड। बेटा वो भी आपके कोर्स में नहीं है, सो उसके लिए भी अपने आप को ज्यादा कंज्यूम ना कीजिएगा, जिसमें आपको क्रेटिनिन आ जाएगा और दूसरे आपको एसिटाइल कोलिन आ जाएगा सिंथेसिस, उसमें भी ना अपने आप को ज्यादा खपाना। चैप्टर 20 इसी की आगे कंटिन्यूएशन है मुख्तलिफ अमाइनो एसिड के बनने की। So this is the whole overall view of protein metabolism, खाने से लेके, तोड़ने से लेके, अब्जॉर्ब करने से लेके और आगे इसको फिक्सेट करने से लेके आगे न्यू फॉर्मेशन बनाने का, सबको एक ही स्टोरी और एक चैनल के अंदर मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आई एम सक्सेसफुल टू कंडक्ट this intensely difficult and large topic to you guys in a simpler form and understandable form. ठीक है? My best wishes. My lecture time is over. किसी को बेटा दिन हो रात हो, किसी किस्म की कोई नॉलेज के बारे में बात करनी हो, अपने कोर्स के बारे में बात करनी हो, और सो और किसी को आपने किसी क्लिनिकल बात में कोई दवाई, कोई किसी किस्म की, आई एम एट योर सर्विस, आई विल बी मोर देन ग्लैड टू हेल्प यू एंड असिस्ट यू। बट बेटा प्लीज मेक श्योर पढ़ लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज।